चलिए कल मैंने चर्चा किया था पीजीडीटी 2 के पेपर के बारे में। पीजीडीटी 2 का पेपर के पेपर में से प्रश्न संख्या 9 पर मैंने चर्चा किया था और 9 पर करने के बाद मैंने उसे वहीं बंद कर दिया था। मैंने बताया था कि मैं बाकी चीजें अगले वीडियो में दिखाऊंगा। उसके पेपर के अगले कुछ अंश मैं अब आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। आइए देखते हैं उसमें क्या है। देखिए ये जो पीजीडीटी 2 का जो पेपर था क्वेश्चन नंबर 9, वो देखिए ये आप लोगों के साथ मैं साझा करने जा रहा हूं। ये मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूं ताकि आप लोगों को देखने में असुविधा ना हो। इसमें देखिए मैंने कल बताया था कि इस प्रश्न पत्र को देखकर अधिकांश लोगों को बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि यह किस प्रकार का प्रश्न पत्र है, और उस कंफ्यूजन के कारण उनको ये लगता है कि ये जो प्रश्न पत्र दिया हुआ है हमें इसका जवाब देना है। अब देखिए यहाँ आपके सामने मैंने प्रश्न पत्र रखा है। अनुवाद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, ये आप सीधे 9 नंबर में चले जाइए। कोई भी पीजीडीटी 4 का आप उठा लीजिए, क्षमा करें पीजीडीटी 2 का, तो उसमें आपको इस तरह का संदर्भ मिलता है। अब ये देखिए नीचे चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, अच्छा ये मैंने पीजीडीटी 1 का निकाल लिया है, मैं पीजीडीटी 2 का आपको दिखाता हूँ। ठीक है, वो इस तरह का प्रश्न रहेगा। अब देखिए कल मैंने बताया था कि ऑनर्स प्रोग्राम लिखा हुआ है। ऑनर्स प्रोग्राम के लिए हम हिंदी में ऑनर्स पाठ्यक्रम लिखते हैं और इस तरह से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले ये देखिए, चूंकि मैंने वहां से लेकर के इस पर टाइप कर लिया था, इसलिए आप हिंदी पर ध्यान दें, अंग्रेजी वाले पे ध्यान मत दीजिएगा। अंग्रेजी नहीं लिखना है आपको, सिर्फ आंसर शीट में हिंदी लिखते जाना है। अब यहाँ देखिए टर्म एग्जामिनेशन है। मैंने आपको कल बताया था कि सत्रांत परीक्षा लिखेंगे, अर्थात टर्म एंड एग्जामिनेशन। उसके बाद इलेक्टिव कोर्स, यहाँ तक ये 3 लाइन में करा चुका था। इलेक्टिव कोर्स के लिए ऐच्छिक पाठ्यक्रम लोक प्रशासन, या कह सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करके, ये हमने लिखा लोक प्रशासन के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि विषय के रूप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। इसके बाद आया था नोट, लिखा हुआ था यहाँ देखिए, नोट के साथ जो संदर्भ लिखा था उसका हमने अनुवाद किया था। अब सेक्शन आता है। सेक्शन के लिए आप लोग क्या लिखेंगे? सेक्शन के लिए अगर आपको हिंदी में लिखना है तो इसे आप खंड लिखेंगे, इसको खंड लिखेंगे। खंड एक। एक चूंकि रोमन वाला अंग्रेजी में चलता है, हिंदी वाला जब हम लिखेंगे तो हम प्रयास करेंगे, या तो रोमन आपको लिखना है तो आप रोमन लिख लीजिए, और नहीं तो आप हिंदी का भी अंक प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ कुछ कठिन शब्दों के बारे में भी मैंने यहाँ बताया, आगे वो बताता जाऊंगा। जैसे ये 20 अंक का है, डिफाइन पब्लिक पॉलिसी एंड डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब है, डिफाइन का मतलब व्याख्या करें। किसकी व्याख्या करें? अनुवाद में मैंने आप लोगों को सिखाया है कि अनुवाद आप इसी तरह से करेंगे। व्याख्या करें, किसकी व्याख्या करें? यहां लिखा हुआ है पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक को क्या लिखते हैं? लोक नीति या जन नीति। पब्लिक को लोक या जनता कहते हैं, उनसे आया है। जन नीति की व्याख्या करें। मैंने आपको बताया है कि ऐसे वाक्यों में जो क्रिया है वह बाद में प्रयोग होती है। हिंदी के वाक्यों में वैसे भी क्रिया बाद में प्रयोग होती है। तो डिफाइन पब्लिक एंड पॉलिसी, क्षमा करें, डिफाइन पब्लिक पॉलिसी हो गया, लोक नीति की व्याख्या करें। एंड डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड के लिए हम और लिखेंगे। डिस्कस का मतलब होता है चर्चा करें। चर्चा करें क्या? इसके कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक को आप क्या लिखेंगे? यहाँ अंग्रेजी में कैरेक्टरिस्टिक को रूप लिखेंगे हम। चरित्र तो नहीं लिख सकते क्योंकि कोई पात्र तो नहीं है, एक कर्ता नहीं है, तो इसके रूप की चर्चा करें। और है तो इसके लिए हम या का प्रयोग करेंगे, या लिखेंगे। ध्यान रहे आप अंग्रेजी के शब्दों का उसमें कॉपी नहीं करेंगे, आप सीधा सीधा हिंदी में लिखते चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ इंग्लिश मैंने इसलिए रखा है कि आपको बताने की सुविधा होगी। एग्जामिन द मेजर पर्सपेक्टिव्स ऑफ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। एग्जामिन का मतलब होता है परीक्षा करें, मेजर का मतलब होता है प्रमुख, पर्सपेक्टिव का मतलब होता है दृष्टिकोण, ऑफ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी को नीति कहते हैं,
इम्प्लीमेंटेशन को कार्यान्वयन। तो अब नीति का कार्यान्वयन, चूंकि शब्द निकालना था इसलिए मैंने आपको उस रूप में दिखाया। नीति के होना चाहिए यहाँ, नीति के कार्यान्वयन या नीति कार्यान्वयन, के का न भी प्रयोग करें। के क्या लिखेंगे, मेजर पर्सपेक्टिव, मेजर के प्रमुख दृष्टिकोण क्या होता है, एग्जामिन का मतलब कि परीक्षा करें। अब दृष्टिकोण एक तो होगा नहीं, तो क्या लिखेंगे यहाँ, दृष्टिकोणों होगा। ठीक है, इस तरह से इस वाक्य का आप अनुवाद करेंगे। एक बात का और आप ध्यान रखेंगे कि आप जब यह अनुवाद करते जाएंगे, करना शुरू करेंगे, तो जिस रूप में है उसी रूप में लिखेंगे। एक लाइन छोड़ के है, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि सब एक ही लाइन में पूरा कंप्लीट कर दें। इसके बाद आता है डिस्कस द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंटर गवर्नमेंटल रिलेशंस इन पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया। अच्छा, इसके बाद ये जो देखिए नंबर लिखा हुआ है 20, आपका क्वेश्चन पेपर आता होगा, आपका प्रश्न पत्र आता है ना, उसमें लिखा रहता है ना ये प्रश्न पे कितने नंबर हैं। तो उस तरह से आप इसके बारे में लिख सकते हैं, डिस्कस द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंटर गवर्नमेंटल। इंटर गवर्नमेंटल का मतलब होता है अंतर सरकारी, रिलेशंस का मतलब होता है रिश्ते या संबंध, इन पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी का मतलब होता है नीति निर्माण। तो आप जब इसका लिखना शुरू करेंगे तो यहां से लिखेंगे नीति निर्माण। निर्माण में किसका पूछा है, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंटर गवर्नमेंटल रिलेशनशिप, अंतर सरकारी संबंधों का मीनिंग का मतलब होता है अर्थ एवं महत्व। महत्व क्या है, डिस्कस पर चर्चा करें। बस ये आपने कर दिया। और इसके बाद ये जो 20 अंक है, 20 अंक को रहने देना है। चूंकि आपको बताना है इसलिए मैं टाइप करके दिखा रहा हूं, अगर बताना नहीं होता तो टाइप करने का ये यहाँ कोई प्रश्न नहीं आता। उसके बाद फिर या लिखेंगे। इसी तरह से बाकी सारा प्रश्न या बाकी जो भी है अनुवाद आप एक पेज पर करते चले जाएंगे। और यह संदर्भ मैं दिखा रहा हूं, इसको इसी रूप में करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। और जब आपका अनुवाद पूरा हो जाएगा तो आपका कुछ प्रश्न पत्र इस तरह दिखेगा। बाकी मैं आपको अभी नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि ये दिखाने का मतलब नहीं बनता, सिर्फ आपको इससे परिचय करा रहा हूं। ये यहाँ एक नंबर है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। ठीक है, ये सेक्शन को खंड कर देते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये प्रश्न पत्र हो गया ना, ये ऐसा ही तो प्रश्न पत्र आपका आया था। ध्यान रहे, आप इस प्रश्न पत्र का जवाब देने का प्रयास नहीं करेंगे। आपको यह अनुवाद के लिए मिला है, तो कहीं भूल कर भी आप यह ना सोच लें कि अरे मैं तो अनुवाद की परीक्षा देने आया या आई और यहाँ वो बात होती ना, गए थे किसके लिए और क्या गले पड़े। तो इस तरह से ये जो प्रश्न पत्र है इसका अनुवाद आप इस प्रकार पूरा करेंगे और इस तरह से आपका सत्रांत परीक्षा का यह प्रश्न पत्र संपूर्ण हो जाएगा। देखिए, इसमें आपकी सारी जानकारी उपलब्ध है। इसी तरह से करते हुए आप पूरा 1 2 3 और बाकी चलते चलते मैं इसके कुछ शब्दों पर भी चर्चा कर दूं। इसमें एक शब्द और आया है अप्रोचेज। ये 3 चीज जरूर जान लें क्योंकि ये जरूरी होता है। अप्रोचेज का मतलब होता है, अप्रोच का मतलब कई जगह पहुंच लिखते हैं, लेकिन आपको वाक्य के अनुसार इसका प्रयोग करना है। तो अप्रोच का मतलब हमने यहाँ दृष्टिकोण लिखा है। अप्रोच के बाद जो दूसरा शब्द हमने कठिन शब्द लिखा है ये अप्रोच है। ये अप्रोच के लिए हमने दृष्टिकोण लिखा है क्योंकि संदर्भ के अनुसार शब्द का प्रयोग करना है। एनालिसिस के लिए विश्लेषण होता है। तो आप आगे करते चले जाएंगे। इम्पैक्ट यहाँ है, पॉलिसी इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। इवैल्यूएशन जहां रहता है उसका मतलब होता है मूल्यांकन, जैसे आपके प्रश्न पत्रों का इवैल्यूएशन होता है। हाईलाइट का मतलब यहाँ इस वाक्य में हम प्रकाश डालना लिखेंगे क्योंकि और भी चीजें होती है। उसके बाद मास मीडिया जो शब्द है, मास मीडिया के लिए कुछ लोग संचार साधन या संचार मीडिया लिखते हैं, कुछ लोग पत्र पत्रिकाएं लिखते हैं। आपको जो उचित लगे आप लिख सकते हैं। उसके बाद डेवलपिंग कंट्रीज के लिए आप विकासशील देश लिख सकते हैं। ये
आपके प्रशासनिक शब्दावली में काम आ जाएगा पीजीडीटी 4 में। और डिलीगेटेड लेजिस्लेशन एक शब्द आता है। डिलीगेटेड लेजिस्लेशन का अर्थ होता है प्रत्यायोजित। मैंने आपको पिछले पीजीडीटी 4 में बताया था डिलीगेशन का प्रत्यायोजन होता है, तो डिलीगेटेड का मतलब होता है प्रत्यायोजित और लेजिस्लेशन का मतलब होता है विधान। इस प्रकार से पीजीडीटी 2 के प्रश्न संख्या 9 का समापन कर रहा हूं मैं। इसमें देखिए बॉन्डेड लेबर सिस्टम है, तो बॉन्डेड के लिए बंधुआ, लेबर के लिए मजदूरी, सिस्टम के लिए प्रणाली और एबॉलिशन के लिए उन्मूलन अधिनियम 1976 में बना था। यह सत्र आज का मैं यही समाप्त करता हूं। अगर कोई संदेह हो तो आप संदेश बॉक्स में डाल दें। आपको पीजीडीटी 1 के कुछ हाइलाइट्स के बारे में फिर बताता हूं, जाइएगा नहीं।